ये वाली टिपिकल रिब, इसमें एटिपिकल रिब देखो, इसमें ये इसका अपर बॉर्डर, ये लोअर बॉर्डर है, वो अपर बॉर्डर है, फिर इनर सरफेस है, आउटर सरफेस है। लेकिन जो फर्स्ट रिब होती है वो थोड़ी सी फ्लैट एंड होती है, फिसी हुई जैसे नहीं होता है। ये देखो, ऊपर सुपीरियर सरफेस है, नीचे इन्फीरियर सरफेस है, ये इनर बॉर्डर है, ये आउटर बॉर्डर है। इसमें अपर है, ये इस तरह खड़ी हुई नहीं हुई होती, ठीक है, तो इसलिए। और ये देखो, इसमें एक ही फेसिट है हेड पे, ये नेक है और ये ट्यूबरकल है, और ये एंगल हो गया। और यहाँ पे सुपीरियर सरफेस में आप देखो, यहाँ पे एक बीच में रिज है, फिर दो ग्रूव्स हैं। एक रिज के आगे जो ग्रूव है उसमें पोस्टीरियर ग्रूव, उसमें भी आर्टरी रन करती है, एंड दिस इज दी एंटीरियर ग्रूव, ठीक है। एंटीरियरली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये स्टर्नम के साथ अटैच होगा, तो ये एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर जो कि वर्टिब्री के साथ अटैच होता है, ठीक है। नाउ दी इट्स बेटा, ठीक है बेटा। अब फर्स्ट ट्रिप के बारे में आपने क्या पढ़ा कि देखो, इट्स शॉर्टेस्ट, ब्रॉडेस्ट है और फ्लैटेंड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, तो इसलिए इट हैज़ द सुपीरियर सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस एंड एन इनर बॉर्डर एंड एन आउटर बॉर्डर। एंड इट्स हेड इज स्मॉलर होता है, उसमें सिंगल सर्कुलर फेसिट है, आर्टिकुलेट विद द फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा। इट्स एंगल एंड ट्यूबरकल कॉन्साइड्स, एंगल और ट्यूबरकल जो है वो करीब करीब है, ठीक है। एंड इट हैज़ नो कोस्टल ग्रूव, क्योंकि इनर सरफेस नहीं है ना, इसकी जो सुपीरियर सरफेस है। एंड इसके और नेक, इसके नेक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नेक के साथ जो स्ट्रक्चर होते हैं वो पूछे जाते हैं, मैं आगे बताती हूँ। इट्स अच्छा, फिर हम देखें तो जो है, एक मिनट इसको ऊपर करूँ, हाँ, now the shaft of the first rib is related with the प्लूरा। आपको याद होगा, मैंने कल आपको पढ़ा था, यहाँ पे लंग्स का जो अपेक्स प्रोजेक्ट करता है, यहाँ पे सिप्सन फेशिया सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन अटैच होती है सीनर सरफेस पे, ठीक है। तो इसलिए लंग्स सर्वाइकल प्लूरा के साथ। साइड डिटर्मिनेशन ऑफ रिब, रिब को आप ऐसे पकड़ो कि भाई जो हेड वगैरह है वो पोस्टीरियर लिमिन पीछे आपकी तरफ आए, ठीक है, और जो इसका फ्लैट एंड है वो आगे की तरफ स्टर्नम के साथ अटैच होता है, एक ये। और जब पकड़ो तो जो इनर सरफेस है, जो उसके अंदर जो कोस्टल ग्रूव वो नीचे होना चाहिए। अगर ऊपर हुआ तो इसका मतलब है अपने रिब को उल्टा पकड़ा हुआ, ठीक है। ये इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन है जो आपको आनी चाहिए। नाउ दी अटैचमेंट ऑफ, देखो अटैचमेंट ऑफ दी रिब, अब इनर बॉर्डर, दिस इज द इनर बॉर्डर, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू दी, यहाँ पे एक ट्यूबरकल है जिसमें हम स्केलेनस एंटीरियर मसल अटैच, ठीक है। और सिप्सन फेशिया में आपको कल पढ़ा चुकी हूँ कि इसके साथ अटैच है। आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज दी आउटर बॉर्डर, इसमें सेरेटिस एंटीरियर, दिस इज दी सेरेटिस एंटीरियर मसल यहाँ पे ओरिजिन लेती है, ठीक है। और जस्ट बिहाइंड द ग्रूव फॉर सबक्लेविन आर्टरी, देखो ये सबक्लेविन आर्टरी का ग्रूव है, इसके बाहर की तरफ जो है बिहाइंड हमारे पास सेरेटिस एंटीरियर की ओरिजिन है। दी सुपीरियर और सरफेस जो मैंने यहाँ पे बताया था, इसमें मैंने कहा था ऑब्लिकली शैलो ग्रूव्स होते हैं, सेपरेटेड बाय रिज, दिस इज अ रिज, द रिज इज कंटिन्यूस विद दी, यहाँ पे हम देखें तो स्केलेनस ट्यूबरकल है, दिस इज ट्यूबरकल, जिस पे स्केलेनस एंटीरियर मसल अटैच है। अब इस एंटीरियर ग्रूव लॉजिस दी, अब ये एंटीरियर हिस्सा है क्योंकि ये स्टर्नम के साथ होगा। एंटीरियर ग्रूव में हमारे पास सबक्लेविन वेन होती है और पोस्टीरियर ग्रूव में हमारे पास सबक्लेविन आर्टरी एंड लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस होता है, ठीक है। ये आना चाहिए, बहुत अहम है। नाउ दी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बीसीक्यू भी है और ऑस्पी के लिए। दी स्ट्रक्चर्स रिलेटेड एंटीरियर टू दी नेक ऑफ दी फर्स्ट रिब, कौन कौन से? नंबर 1 पे आओ, वेंट्रल रेमस ऑफ T1 फर्स्ट थोरेसिक स्पाइनल नर्व, फिर आप देखो सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, फिर वैन है फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वैन एंड सिंपैथेटिक चैन। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बीसीक्यू, ये आपको लाजमी 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 याद होना चाहिए। इसका फार्मूला क्या है? चैन पुलिंग दी वैन, चैन सिंपैथेटिक चैन पुलिंग दी VAN वैन
वेन आर्टरी एंड नर्व, ठीक है, वेन आर्टरी एंड नर्व। दिस इज, ये चेन जो है सिंपैथेटिक चेन, ये किसको पुल कर रही है, VAN, वैन आर्टरी एंड नर्व। वैन कौन सी है, फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वैन, एंड आर्टरी कौन सी है, सुपीरियर इंटरकोस्टल, वो पोस्टीरियर नहीं है, ठीक है, और नर्व कौन सी है, T1 की थोरेसिक नर्व जो है। नाउ द सेकंड रिब, फीचर ऑफ द सेकंड रिब, अब यहाँ पे आप देखो ये डबल है किससे, फर्स्ट रिब से। एक तो ये इस लेंथ इज ट्वाइस देन ऑफ सेकंड रिब, इट्स शाफ्ट इज शार्पली हाईली कर्व्ड है, ठीक है, नियर इट्स मिडिल, यहाँ पे आप मिडिल पे देखो, और आउटर कॉन्वेक्स सरफेस पे इसके पास एक प्रेजेंट है रफ इम्प्रेशन। रफ इम्प्रेशन जो है इसको प्रोमिनेंट ट्यूबरकल है जिसमें अटैचमेंट होती है सेरेटस एंटीरियर की, ये भी पता है मैं। तो सेकंड रिब के बारे में आपको इतना ही ज़्यादातर आना चाहिए, ज़्यादा और फीचर इतने इसके इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आते हैं रिब्स के बाद डेवलपमेंट ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम देखो 4 सोर्सेज से डेवलप होता है। ये डायग्राम आप देखो नीचे वाली, इसमें देखो ये एसोफेगस है, ये स्टमक है, ये ड्यूडेनम, जेजुनम, GIT है। अब देखो ये लिवर बन रहा है। अब यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर है, ये जिसके अंदर लिवर बन रहा है, इसको हम कहते हैं ये एसोफेगस की वेंट्रल मेजेंट्री है। और पीछे ये जो ब्राउन कलर का है, ये है डोर्सल मेजेंट्री, जो कि इन स्ट्रक्चर को एंटीरियर ब्राह्मण वाल एंड पोस्टीरियर ब्राह्मण वाल के साथ अटैच करके रखते हैं ताकि ये गिरे ना, ठीक है। और ये जो इधर नजर आ रहा है, दिस इज द सेंट्रल और सेप्टम ट्रांसवर्सम, जहाँ पे सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम बनेगा, ठीक है, सेप्टम ट्रांसवर्सम। तो अब सोर्सेस, पहला क्या सोर्स है, सेप्टम ट्रांसवर्सम। सेप्टम ट्रांसवर्सम फॉर्म्स द, क्या बनाएगा, सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम। फिर है प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन, प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन। देखो लंग्स जब, दिस इज द प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन, जब लंग्स ऐसे ग्रो करते हैं तो प्लूरा में चेस्ट और पेरिटोनियम के बीच में एक फोल्ड सा बन जाता है उसके मेम्ब्रेन का, जिसको हम कहते हैं प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन। सेकंड सोर्स ये हो गई। नाउ द डोर्सल मेजेंट्री ऑफ एसोफेगस, वेंट्रल नहीं, आगे वाली नहीं, आगे वाली तो इसकी एसोफेगस की डीजनरेट हो गई। जो डोर्सल मेजेंट्री ऑफ एसोफेगस, स्टमक नहीं, इट आल्सो जब ये एब्जॉर्ब होने लगती है तो ये डायफ्राम को पोर्शन दे देती है डेवलपमेंट के लिए। देन द बॉडी वाल, बॉडी वाल मसल्स, बॉडी की जो इधर लेटरल मसल होंगी वो भी इसको डेवलप होने में हेल्प करेंगी, ठीक है। तो ये वही मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ कहाँ से डेवलप होता है, आप देखना। अब यहाँ पे आप एक डायग्राम देख लो, ये कि यहाँ पे ये एसोफेगस है, ठीक है, एसोफेगस ये पड़ा हुआ है, और ये जो है सेप्टम ट्रांसवर्सम है जो सेंट्रल टेंडन बनाता है। और यहाँ पे आप देखो ये जो है क्या है, ये वाला प्लूरोपेरिटोनियल, ये लंग्स डेवलप हो रहे हैं तो ये प्लूरो एक मेम्ब्रेन इसके बन जाती है इस तरीके से, प्लूरा लंग्स और एब्डामन के बीच में, उसको प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो वो भी उसके, और ये जो ब्राउन कलर का नज़र आ रहा है, ये बॉडी वाल से, लेटरल बॉडी वाल से मसल आ रही हैं जो कि लेटरल पार्ट ऑफ दी डायफ्राम को डेवलप करती हैं, ठीक है। तो डायफ्राम की अगर हम देखें तो डायफ्राम जो है उसमें यहाँ पे ये जो डायफ्राम है देखो, ये कंप्लीट, इसमें मैंने कल आपको ओपनिंग पढ़ाई थी, एसोफेजियल ओपनिंग, वेना केवल ओपनिंग एंड दी एओर्टिक ओपनिंग। तो नॉर्मली इस ओपनिंग में से कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर नहीं आनी चाहिए। अगर होती है तो इसका मतलब है वो हर्निया होगा। क्या होगा? तो पोस्टीरो लेटरल हर्निया, कॉमनेस्ट कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया। इसमें क्या होता है कि एब्डोमिनल कंटेंट्स जो होते हैं वो थोरेक्स में जा रहे होते हैं, और जब वो एब्डोमेन से थोरेक्स में जाएंगे, जैसे ये इंटेस्टाइन गई हुई है, तो क्या हुआ, लंग्स को प्रेशर दिया और तो सांस में तकलीफ होगी, और हार्ट को अगर प्रेशर दिया तो इसका मतलब है कि बीट में गड़बड़ आएगी, ठीक है। तो ये इसमें होता है कि प्लूरोपेरिटोनियल कैनाल जो है ना, यहाँ से प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो है वो उसको जहाँ से एसोफेगस पास हो रहा है वो क्लोज नहीं होती, कंप्लीट ढीली रह जाती है, तो जिसकी वजह से ये इंटेस्टिनल प्रोडक्ट्स जो हैं वो जो है इंटेस्टिन जो है वो प्रोट्रूड कर जाती हैं, कहाँ पे, थोरेक्स में। अच्छा, फिर आता है हाइटल हर्निया और स्लाइडिंग हर्निया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ये स्टमक का पार्ट है, ये एसोफेगस, ये स्टमक का पार्ट, ये डायफ्राम है, स्टमक का पार्ट जो कि नीचे होना चाहिए ये नॉर्मल है, अब देखो ऊपर जा रहा है ओपनिंग से, तो इसको हम कहते हैं हाइटल हर्निया। दिस इज द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल इंटरनल हर्निया। इन स्लाइडिंग हर्निया द गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन, एसोफेगस और स्टमक के बीच का जो जंक्शन है,
एंड द कार्डियक एंड, दिस इज द कार्डियक एंड ऑफ द स्टमक, ये कार्डियक है, ठीक है। कार्डियक एंड ऑफ द स्टमक स्लाइड्स अप इनटू द थोरेसिक कैविटी की तरफ चले गए, बट ओनली द एंटीरोलेटरल पोर्शन ऑफ द हर्निएटेड स्टमक इज कवर्ड बाय द पेरिटोनियम। ये छोटा सा पोर्शन पेरिटोनियम से कवर्ड होता है, लेकिन एसोफेगस जो है वो पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं होता, ठीक है। तो इससे फिर क्या होगा, पेप्टिक एसोफेजाइटिस मीन वो जो आपको रिगर्जिटेशन, इधर जलन महसूस होती है, तो क्योंकि ये जो स्टमक है इसमें है एसिडिक सिक्रीशन, और इस एसोफेगस में एसिडिक नहीं होती, तो जब ये रिफ्लेक्स होकर ऊपर जाएगा तो आपको बर्निंग इसलिए महसूस होती है क्योंकि वो एसिडिक मटेरियल ऊपर आ रहा होता है, ठीक है। ये भी बहुत अहम है। अब आता है डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी कैविटीज। हमने जो पढ़ा था दिस इज एक्टोडर्म, दिस इज इंट्राम्ब्रानिक मेसोडर्म, जिसके पार्ट्स थे पारेक्सियल मेसोडर्म, इंटरमीडिएट मेसोडर्म, लेटरल प्लेट मेसोडर्म। लेटरल प्लेट मेसोडर्म में मैंने आपको बताया था इंट्राम्ब्रानिक कैविटी बनती है या इंट्रासेलोमिक कैविटी। ये कैविटी जो है बॉडी की तमाम कैविटीज बनाएगी। तो बॉडी की कैविटी सबसे अपीयर कहाँ हुई, लेटरल प्लेट मेसोडर्म में छोटी छोटी कैविटीज अपीयर हुई, फिर वो कोलेसिस हो गए, अब वो लार्ज कैविटीज बना दी। अब देखो ये वो डेवलपमेंट है किसकी, लंग्स की, तो वो मेम्ब्रेन को खींचता हुआ आ रहा है, इसीलिए फिर मेम्ब्रेन इधर मिल जाएंगी, ये प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है कि पहला सवाल वो ये पूछते हैं कि बॉडी की तमाम कैविटीज किससे बनती हैं, इंट्राम्ब्रानिक कैविटी से, और वो कहाँ पे मौजूद बनता है, लेटरल प्लेट मेसोडर्म के अंदर कैविटीज बनती है, ठीक है। अच्छा ये है वो बॉडी की कैविटीज, थोरेसिक कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी और ये पेल्विक कैविटी, ठीक। ये वो मिड हार्ट की भी कैविटी, और अच्छा ये हो गए। थैंक यू बेटा, ये मैंने इसमें ही इसलिए डाला है तो ये डायफ्राम और बॉडी कैविटीज, क्योंकि इतना ही आता है, ठीक है। डायफ्राम की 4 सोर्सेज आपको कंफर्म पक्की याद हो, वो आनी चाहिए, वास्पी में भी पूछते हैं। और बॉडी कैविटीज बनती किससे हैं, इंट्राम्ब्रानिक सिलोम से, जो कि बनता कहाँ है, लेटरल प्लेट मेसोडर्म में, ठीक है बेटा। थैंक यू।